तालिबान को बड़ा झटका, असलहे की बड़ी खेप मिलना बंद हो गई। ये असलहे की बड़ी खेप कहाँ से मिल रही थी और कैसे बंद हुई? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी ज़बरदस्त और अहम खबर आपके पास आई है कि तालिबान को जो असलहे की बड़ी खेप मिल रही थी, जिससे वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे थे, वो असलहे की खेप मिलना बंद हो गई है। वो खेप कहाँ से मिल रही थी और कैसे बंद हुई? ये सारा हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, दुनिया में कहीं पे भी कोई वार स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपकी रसद कहाँ कहाँ से हो सकती है। यानी जंग की सूरत में आपको असला या खुराक या बाकी साजो सामान जो है वो आपको कैसे मिल सकता है। अफ़गान तालिबान जो हैं एक लंबे अरसे से इस काम की तैयारी में थे और उनका साथ भारत दे रहा था। भारत क्योंकि हमारा अज़ली दुश्मन है, पहले दिन से हमारा दुश्मन है, बिल्कुल। इसलिए उसने रसद बंद ना हो इस सरहद पर जो कि हमारी मगरबी और उनकी मशरकी सरहद है, उसके लिए उसने ताजिकिस्तान में गसार जो एयर डोम था, एयर बेस है, उसको आयरनी एयर बेस भी कहते हैं, वो हासिल की हुई थी और वहाँ पर उसने अपने SU-30 जहाज़ भी रखे हुए थे। ये एयर बेस जो थी वो इसी मकसद के लिए थी कि अगर कभी तालिबान को ज़रूरत पेश आए तो उनको ना सिर्फ फ़ज़ाई कुमक पहुँचाई जा सके, उनको असला बारूद पहुँचाया जा सके, उनको खुराक और अद्वियात और इस तरह की रसद जो है जो कि जंग में ज़रूरत पड़ती है, वो पहुँचाई जा सके। यानी एक जंगी तैयारी के लिए ये एयरबेस शामिल की गई थी। इसके बाद दूसरी बड़ी रसद जो थी वो उज़्बेकिस्तान थी, जहाँ से तालिबान को उम्मीद थी कि उनका जो एक ग्रुप, तालिबान का जो एक ग्रुप है वो उज़्बेक तालिबान जिनको कहते हैं, वो उन्हें उज़्बेकिस्तान से रसद ला कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि चाइना ने अपनी जो वन वर्ल्ड वन रोड जो प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड वाला प्रोजेक्ट जो है, उसमें उसने ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को शामिल किया और उसने कहा कि उसके लिए ज़रूरी ये है। तजारत के लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपके ख़त्ता हो, कोई भी मार्केट हो, अगर मार्केट में रोज़ डकैती हो रही हो या रोज़ लूटमार हो या अगवा बराए तवान हो रहा हो तो दुकान कोई नहीं खोलेगा। तो कारोबार के लिए ज़रूरी चीज़ ये है अमन व अमान। तो इनको उन्होंने साथ शामिल किया और इसके ज़रिए एक सैटेलाइट डाटा गैदरिंग जो है उसका आगाज़ किया। भारत क्योंकि चीन के साथ भी उसके रवाबित अच्छे नहीं है, तो सबसे पहली जो शर्त चीन ने आयद की, उसने कहा कि इन्होंने बिल्कुल उठा दे। अब ये हुआ कि गसार एयरबेस जो कि रशिया ज़माने की बनी हुई एयरबेस थी, पुरानी एयरबेस थी, इंडिया इसको किराए पे लेकर चला रहा था, ताजिकिस्तान ने इसको फौरी खाली करने का हुक्म दिया। ये एक बड़ा धचका है अफ़गान तालिबान को, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने भारत से हाथ मिलाया था और इसमें शायद अज्यूम कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ थी कि अगर भारत को इस सरहद पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना पड़ती है तो मगरबी सरहद पर जो है अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी फ़ौजों को या अपने दहशतगर्दों को एक्टिव करेगा। लेकिन इस एयरबेस के बंद होने से और उज़्बेक बॉर्डर बंद होने से ये मामला तो वहीं पर ख़त्म हो गया। उनके पास एक रसद का बड़ा ज़रिया यही था, क्योंकि भारतीय और रशियन असला जो है भारत के रास्ते ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान के रास्ते यहाँ पर पहुँच सकता था। जो इनके गैर मुल्की डोनर्स हैं वो भी अपनी सरमायाकारी जो है इसी रास्ते से कर रहे थे, यानी वो अफ़गान तालिबान को मजबूत कर रहे थे अगेंस्ट द पाकिस्तान। और ताजिकिस्तान ने ये एयरबेस बंद करके ना सिर्फ पाकिस्तान दोस्ती का सबूत दिया बल्कि उसने दुनिया के साथ एक अच्छे रवाबत का आगाज़ किया, भारत को वहाँ से भगा दिया। अब परेशानी ये है कि तालिबान जो हैं वो एक तरह से पसपाई पर जो हैं मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास रसद नहीं है। जिस बात की मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बगराम एयर बेस पे 7.2 बिलियन डॉलर का असला और वेपन्स है, वो ज़्यादातर ऐसा है जो कि चलाया नहीं जा सकता है, मतलब क्योंकि उनकी उसके लिए कोड्स और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग उनके पास नहीं है। उनकी जो लैंग्वेज है या तकनीक है चलाने की, अगर आपको याद है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि टोमाहाक मिसाइल किसी को दे भी तो चला नहीं पाएगा क्योंकि उसके कोड ही ओपन नहीं होंगे। तो ये वो असला है जिसको चलाने के लिए, ये वो ड्रोन्स हैं जिनको चलाने के लिए उसी तरह के सिस्टम्स और उसी तरह की अपग्रेडेशन चाहिए होगी जो कि तालिबान के पास मौजूद नहीं है। और अमेरिका कभी भी अपनी बगराम एयर बेस को भारत के लिए खोलने नहीं देगा। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है। उस एयर बेस को तो भूल जाए कि अफ़गानी उसको कभी खोलेंगे और उसमें जो मौजूद असला है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, जो अमेरिका वो जब वापस जा रहा था तो मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो असला छोड़ा था वो ज़रूर इनके हाथ लगा था, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि उससे कोई बड़ी जंग का आगाज़ किया जा सके। इसलिए उनको अगर कहीं से फ़ज़ाई कुमक मिल सकती थी, अगर कहीं से ड्रोन्स उड़ाए जा सकते थे तो वो वही एयर बेस है, आयरनी एयर बेस, जिसको गसार एयर डोम भी कहते हैं, वहाँ से ये सारा का ऑपरेशन हो सकता था। ये बंद होने से
रसद का एक बड़ा ज़रिया जो है वो बंद हो गया है। दूसरी तरफ अगर आप कहें कि खुराक और अद्वियात, तो उसके लिए आपको पता है ताजिक और ईरान और अज़बक सरहदें जो हैं वो भी बंद हैं इनके लिए, वहाँ से भी इनको खाने पीने का सामान नहीं मुहैया हो सकता। पाकिस्तान ने तो खैर इनके साथ तजारत बिल्कुल बंद कर रखी है। तो अब इनके लिए कोई चारा नहीं है कि ये क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर खुराक और अद्वियात और इस तरह की जो है वो कमी जो है वो पैदा हो रही है। एक कहत साली का सा समा अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स को देखें, मेरे ख्याल 3 दिन पहले हमने इस पर बात की थी कि तजारत जो है इनके साथ अगर पाकिस्तान की बंद हुई है तो ये ईरान के रास्ते भी आना चाह रहे थे कि यहाँ से तजारत का कोई जरिया बन जाए। थे वो 2 नंबरी करके 2 नंबर तरीके से, लेकिन पाकिस्तान ने पकड़ लिए। तो देखें ये मसला उनके लिए है कि इनका फल अब जो है वो बेकार हो जाएगा। और मैंने कहा था ये जो ड्राई फ्रूट जो इनका सबसे बड़ा बिज़नेस है, अगर मंशियात और असले को निकाल और दहशत गर्दी को निकाल दिया जाए तो अगर हलाल रास्ते से एक ही बिज़नेस इनका बचता है वो फल हैं, उनका मौसम जा रहा है। और जो ड्राई फ्रूट है उसका 2 महीने का मौसम है, 2 महीने का मौसम है वो, फिर उसके 2 महीने के बाद उसकी भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक परेशानी अलग है। दूसरी तरफ उनका जो असला है, रसद है, वो उनको नहीं मिल रही है। तो तालिबान के लिए अब चारा एक ही है कि वो अपने जो कतर ग्रुप है उनका, जो कतर में मुल्ला बरादर वगैरह बैठे हुए हैं, वो उनको मशवरा यही दे रहे हैं कि आप अमन का ऐलान करें और उन शराइत पर आप जो आएँ, ताकि दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ और अफ़गानिस्तान की तरफ से लेकर ईरान और उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की तरफ जो है आप अमन की बात करना शुरू करें। लेकिन तालिबान अभी तक हर दरमी पे हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ग्रुप और ग्रोह हैं जो ना सिर्फ बैरूनी जो है प्रेशर पे हैं, क्योंकि बैरूनी तौर पे भी वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रोह काम कर रहे हैं जो कि तालिबान हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। खुद तालिबान के अंदर भी इस वक्त 3-4 ग्रोह काम कर रहे हैं। अगर कहेंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से, हम इस पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए सेटबैक ये है कि भारत को समझ आ गई कि अफ़गानिस्तान का रास्ता उसके लिए अब बंद हो गया है। वो उसके लिए कोई ज़मीनी रास्ता था नहीं। एक ताजिकिस्तान वाली एयरबेस थी जो उसको वो इस्तेमाल कर सकता था, करना तो उसने, यानी एक प्रॉक्सी वार थी जो अफ़गान लड़ना चाह रहे थे भारतीयों के लिए। ये रास्ता और ये रसद जो है वो बंद कर दी गई और इसके बंद होने से तालिबान जो है इस वक्त शदीद दबाव में हैं। उनके पास असले की रसद का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, क्योंकि उनके साथ के सारे हमसाए जो हैं, ममालिक जो हैं, वो कोई भी उनके साथ कोई ऐसा तल्लक जो है कायम नहीं करना चाहता है। हाँ, ब्लैक मार्केट ज़रूर है, लेकिन ब्लैक मार्केट जो है वो दहशतगर्दी के लिए होती है, ब्लैक मार्केट डकैतियों के लिए होती है, चोरियों के लिए होती है, जंगों के लिए नहीं होती है। जंगों के लिए आपको जंगी जो है साजो सामान चाहिए होता है। वो एक बड़ी रसदगाह ताजिकिस्तान की एयरबेस थी, वो बंद हो गई। अब ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये एक और सवाल है। और ये कि इनके सवाल का जवाब मैं दे दूं, आप दे दें। हाँ, इस सवाल का जवाब सीधा सही है कि ये सांप हैं, डसने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब इनका वो डंग जो है वो भारत का जहर था जो फीड किया जा रहा था अफ़गान तालिबान के अंदर। मेरा ख्याल है कि वो अगर रुकता है किसी तौर पे, क्योंकि भारत जो है कभी ऐसी जगह पे सरमायाकारी नहीं करेगा जहाँ पर उसको इन रिटर्न जो बनिया है उसको कुछ मिले ना। तो ये बड़ा मसला है उसके लिए कि यहाँ पर वो करेगी तो रसद कैसे पहुँच जाएगा, बाहर से कैसे सामान लेकर आएंगे, क्योंकि जो एयरबेस मौजूद थी वो ताजिकिस्तान की थी, जो ज़मीनी रास्ता है वो पाकिस्तान से होकर भारत का जाता है, फ़ज़ाई रास्ता भी इसी तरफ से जाएगा। तो चाबहार की बंदरगाह के बंद होने, जिस पर अमेरिकन पाबंदियाँ लगी थी, उसके बंद होने से भी भारत को नुकसान पहुँचा। फिर ईरान इसराइल वार में जो भारतीय जासूसों का किरदार था, उसके बाद ईरान का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भारत पर नहीं रहा है। तो भारत उस तरफ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि ईरानी जो हैं वो भी तालिबान से तंग हैं और उन्होंने तालिबान के लिए अपनी तमाम सरहदें बंद कर दी। तो ये एक बड़ा मसला है कि इस तरह का वेपन जो कि जंग में इस्तेमाल हो सकता है वो तालिबान तक कैसे पहुँचेगा। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान अब एक तरह से अगर जंगी हालात में देखा जाए तो नहते हैं, उनके पास ना कोई एयर का पीछे उसकी कोई रसद है, ना ज़मीनी रसद है, यानी फ़ज़ाई और ज़मीनी रसद दोनों मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ चीन जो है वो एक सेटेलाइट वार के ज़रिए, या सेटेलाइट उसको साइबर वार कह लें, उसके ज़रिए ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ एक मुआहदे में है, जिसमें सरहदों में सर्वेलेंस जो है वो हो रही है, ताकि असले की जितनी रसद आने जाने की या सामान की होगी वो चाइनीज़ की नज़र में होगी। और डाटा शेयरिंग जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान उसके साथ मुंसलिक है,
तो ये एक बड़ा खौफ तालिबान के लिए है कि चाइनीज़ जो हैं बराह रास्त तो नहीं लेकिन डाटा शेयरिंग के हवाले से इन तीन ममालिक के साथ, जिसका नाम ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान है, उनके साथ वो एक अलहाक में बंधा हुआ है, जिससे तीनों ममालिक जो हैं वो आपस में अपनी अपनी सरहदों को महफूज बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह अफ़गान तालिबान को मिलने वाली असले की कुमक बंद हो चुकी है और बहुत जल्द अफ़गान तालिबान घुटने टेकने वाले हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।